3 2 1। चलो ठीक है। नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत चाणक्य परिवार की ओर से। सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, घर में लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे में जब आपके सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं और आपकी पढ़ाई में कोई भी अवरोध ना आए, उसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस करना चाह रहे थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड वीडियो बनाई जाए और रिकॉर्डेड वीडियो बना करके बच्चों को दी जाए। ये आपके लिए एक डेमो वीडियो है, ज्योग्राफी का वीडियो। एक ज्योग्राफी का पार्ट हम लोग कर चुके थे यहाँ पे, अवस्थिति विस्तार। आज हम दूसरा भाग ज्योग्राफी का ये जो मैं बेस मान करके चल रहा हूँ, कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 को बेस मान के चल रहा हूँ। और हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 11वीं का चैप्टर 2, भारत का भौतिक विभाजन या भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेशों में मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के अनुसार भारत के कुल 6 भौतिक प्रदेश हैं। वैसे अगर भौतिक प्रदेशों की बात की जाए तो सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का विभाजन, भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? इसमें ये आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है कि सर्वप्रथम भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किसके द्वारा किया गया। एसपी चटर्जी नाम के व्यक्ति जो कोलकाता विश्वविद्यालय के भूगोलवेत्ता हुआ करते थे, एसपी चटर्जी ने शुरू किया था सबसे पहले भारत के भौतिक विभाजन को एसपी चटर्जी के द्वारा किया गया था। एसपी चटर्जी ने जब भारत का भौतिक विभाजन किया तो इन्होंने भारत को, संपूर्ण भारत को 4 भौगोलिक भागों में बांटा, 4 अलग अलग प्रदेश बताए। और उस समय ये जो एसपी चटर्जी का विभाजन है, ये सर्वप्रथम 1964 में भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित एसपी चटर्जी ने भारत के 4 भौतिक प्रदेश बताए। 1964 में ये प्रकाशित हुआ भारत सरकार के राजपत्र में। कौन कौन से 4 भौतिक प्रदेश बताए इन्होंने? तो सबसे पहले इन्होंने बताया एक हिमालय, दूसरा इन्होंने बताया उत्तर का मैदान, और तीसरा इन्होंने बताया प्रायद्वीपीय भारत, और चौथा इन्होंने बताया तटीय प्रदेश। सबसे पहले भारत का भौतिक विभाजन वो किया गया एसपी चटर्जी, शिव प्रसाद चटर्जी के द्वारा। और इन्होंने बताए कुल 4 भौतिक प्रदेश, हिमालय, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय प्रदेश। ये 4 मैदान बताए इन्होंने। इसके बाद कालांतर में इसमें आगे चल करके एक और चीज़ जोड़ दी गई, वो था हमारा 5वां जो इसमें जुड़ा, द्वीप समूह। द्वीप समूहों को बाद में इसमें जोड़ दिया गया। लेकिन हम अगर एनसीईआरटी की किताब को देखें तो कक्षा 11वीं के एनसीईआरटी के चैप्टर 2 दूसरे चैप्टर में बताया गया है कि भारत के कुल 6 भौतिक प्रदेश हैं और 6वां भौतिक प्रदेश बताया गया है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल अरावली के पश्चिम में जिसका विस्तार है, थार का मरुस्थल एक अलग से भौतिक प्रदेश बताया गया है एनसीईआरटी में। मानचित्र के माध्यम से समझें अगर हम कि कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं और कहाँ कहाँ पर हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले शिव प्रसाद चटर्जी ने बांटा था। बहुत कम किताबों में ये चीज़ देखने को मिलेगी तुम्हें। भारत का नक्शा बना रहा हूँ, शर्त एक ही है, हंसना मना है। बढ़िया बना। चलो फटाफट समझते हैं भारत को, संपूर्ण भारत को किन किन भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, उत्तर का और पूर्वांचल का हिस्सा, इसे उत्तर पूर्वांचल पठारवी कहते हैं, या उत्तर पूर्वांचल में सबसे पहली चीज़ हम इसे नाम दे देते हैं हिमालय। हिमालय
हिमालय हमारा पहला भौतिक प्रदेश है। संपूर्ण भारत को हमने 6 भौतिक प्रदेशों में बांटना है। पहला भौतिक प्रदेश हमारा कौन सा है? हिमालय। हिमालय का जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय का भाग है। अगर हम हिमालय को देखें तो हिमालय न केवल यहाँ है, बल्कि इधर अगर हम बंगाल की खाड़ी में देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी हिमालय डूबा हुआ है। और जहाँ जहाँ हिमालय बाहर निकलता है वहाँ कुछ द्वीप बनते हैं, जिन द्वीपों को हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये हिमालय का ही हिस्सा है। हिमालय डूबा हुआ है इधर बंगाल की खाड़ी में, और उसी हिमालय के ये अवशेष हैं, इसे बोलते हैं हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अगर हम हिमालय के अलावा और सारी चीज़ें देखें, कौन कौन से, दूसरा भौतिक प्रदेश हमारा ये वाला हिस्सा, यहाँ अपने एक नदी निकलती है गंगा नदी, यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ एक नदी जाती है सिंधु नदी। नदियाँ जब पर्वतों से उतरती है तो मैदानी भागों में अवसादों को बिछा देती है, मैदान में उतरते ही अवसादों को बिछा देती है। ये गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे हम दूसरा भौतिक प्रदेश बोलते हैं, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, इसे हम अलग भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये गुजरात वाला हिस्सा आपका, गुजरात के ठीक ऊपर अरावली के पश्चिम में ये वाला जो है हमारा, यहाँ है मरुस्थल, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल हमारा अलग से भौतिक प्रदेश है, तीसरा भौतिक प्रदेश हो गया। 3 भौतिक प्रदेश हो गए। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है इसे बोलते हैं पठारी भाग। ठीक है, यहाँ पर पठारों का विस्तार देखने को मिलता है हमें, है ना। छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, पठारों का विस्तार देखने को मिलता है। ये पठारी भाग है, और इसी पठारी भाग को हम लोग, क्योंकि ये पठारी भाग 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इधर से भी जल है, इधर भी जल है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी नीचे से भी जल से घिरा हुआ है। तीनों ओरों से जल से घिरा हुआ है, इसलिए 3 ओर से जल से घिरी स्थला आकृति को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप, और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। हमारा अलग से भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय भारत। इसके अलावा यहाँ पर तटों का विस्तार है, ये तटीय सीमा है, ये तटीय सीमा है, और इस तटीय सीमा को हम लोग अलग से भौतिक प्रदेश में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश हमारा अलग से भौतिक क्षेत्र। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ है द्वीप, और द्वीप हमारा 6वां भौतिक प्रदेश। कितने हो गए? 1 2 3, पहला हिमालय हो गया, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा थार का मरुस्थल हो गया, चौथा हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, 5वां तटीय प्रदेश हो गया, और 6वां हो गया हमारा द्वीप। द्वीप ध्यान रखना यहाँ और यहाँ भी है, इसे हम एक साथ पढ़ेंगे, द्वीप संयुक्त रूप से पढ़ेंगे। ये हमारा अलग से भौतिक प्रदेश हो गया। तो ये संपूर्ण भारत को कुल 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा हुआ है। कुछ किताबों में 5 भी हो सकता है, कुछ में 6 भी दिया हो सकता है, दोनों सही है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख करके चले तो 6 भौतिक प्रदेशों में भारत का विभाजन किया गया है। आज हम जिस भौतिक प्रदेश को पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पहला, यानी हिमालय। हिमालय को पढ़ने वाले हैं। हिमालय के अंदर जानेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या होता है, मध्य या महान हिमालय किसे कहते हैं, या मुख्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पुरानी चोटी हिमालय की या सबसे नवीन चोटी कौन सी है, उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे हिमालय की। ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, जिसे इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। अगर हम यहाँ पर ट्रांस हिमालय को देखें, हिमालय वाला क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो हिमालय वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया, एक बार मैं फटाफट बना देता हूँ ऐसे ही। ये वाला क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारत का ये वाला क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें है हिमालय का विस्तार। हिमालय के विस्तार में देखें अगर हम, तो भारत की सबसे उत्तर में एक पर्वत चोटी है जिसे हम लोग बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी पूछे आपसे तो काराकोरम श्रेणी सबसे ऊपर, ठीक है। काराकोरम श्रेणी के ठीक नीचे एक पर्वत श्रेणी है जिससे हम लोग बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख,
लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी के नीचे यहाँ है हमारा जास्कर श्रेणी। और अगर हम भारत से थोड़ा सा बाहर आ जाएं इधर तिब्बत में, ये है हमारा कैलाश। देखो पहला सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाए तो लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर है हमारा कैलाश। तो ये 4 हमने श्रेणियां पढ़ी, और इन चारों श्रेणियों को ही मिला करके हम जिसका नाम देते हैं वो नाम है ट्रांस हिमालय। इन चारों को मिला करके हम एक नाम दे देते हैं और उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत चोटी सम्मिलित नहीं है, और ऐसे में ऑप्शन आपके पास एक, इनमें से 3 ऑप्शन यही होते हैं, सेम ऑप्शन भी फिक्स रहते हैं इस क्वेश्चन के, और एक ऑप्शन दे देता है शिवालिक श्रेणी। तो ज़्यादातर बच्चों को ये ध्यान में रहता है कि काराकोरम भी भारत में है, लद्दाख श्रेणी भी भारत में है, और जास्कर श्रेणी भी भारत में है, कैलाश ही केवल भारत से बाहर है। तो ऐसे में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि कैलाश को सही टिक कर लेते हैं, क्या पता कैलाश ट्रांस हिमालय में ना हो। लेकिन ध्यान रखना कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये चारों पर्वत चोटियाँ आती हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। अगर हम ट्रांस हिमालय के बाद ये पर्वत श्रृंखला को देखें जो यहाँ से यहाँ तक विस्तारित है, इसे हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय। ये हो गया हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, महान हिमालय, सॉरी ये महान हिमालय, ये महान हिमालय, महान हिमालय। और महान हिमालय के नीचे ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं, ये इसे हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के नीचे एक और श्रेणी अगर जिसे हम यहाँ तक लेकर के चलते हैं, यहाँ पर कुछ पहाड़ियों का विस्तार, पटकाई बूम नागा की पहाड़ियाँ, यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ठीक है, ये सभी इसमें आ जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग शिवालिक, शिवालिक श्रेणी, या इसी को बोलते हैं हम लोग हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है, तो इस वजह से इसे नाम दे देते हैं बाह्य हिमालय। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय कहा जाता है इसे। ठीक, तो अभी हम लोग इतना पकड़ करके चलते हैं। पहले ऊपर की 4 पर्वत श्रेणियाँ, इन्हें हमने बोला ट्रांस हिमालय। नीचे अगर उससे आ जाए तो महान हिमालय, महान के बाद मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद शिवालिक श्रेणियाँ। इन तीनों को मिला करके हम लोग बोल देते हैं, जो नाम देते हैं उसे बोलते हैं मुख्य हिमालय। इन तीनों को मिला करके जो नाम दिया जाता है उसे बोला जाता है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय कहा जाता है महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों को। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पहाड़ियाँ, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ध्यान रखना, ये हो गया यहाँ पर पटकाई बूम की पहाड़ी, पटकाई बूम की पहाड़ी, ये हो गया नागा पहाड़ियाँ, ये हो गई मणिपुर की पहाड़ियाँ, पटकाई बूम, नागा, मणिपुर की पहाड़ियाँ। और इसके नीचे आ जाओ तो ये हो गई आपकी मिजोरम की पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। और इधर तो आपको पता ही है गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, ये 4 पहाड़ियाँ लाइन से, इसे बोल देता है गारो, खासी, ये हो गया आपकी गारो, ये वाली पहाड़ी हो गई खासी, ये हो गया जयंतिया, और ये हो गया मिकिर। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, यहाँ पर ये पहाड़ियाँ, ये सभी शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आ जाती है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। यहाँ अभी हमने केवल इन चीज़ों को पढ़ा। ज़्यादातर चीज़ें आपसे नॉर्थ ईस्ट से पूछ ली जाती है। पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, मिजो पहाड़ियाँ किस पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे उत्तर में जो श्रेणी है भारत के, वो है काराकोरम श्रेणी। और अगर हम हिमालय के विस्तार में देखें तो सबसे नीचे है शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी है, इसलिए हमने बोल दिया कि सबसे प्राचीन श्रेणी है हिमालय की।
हिमालय की क्या है, सबसे प्राचीन श्रेणी। जो सबसे पहले श्रेणी बनी हिमालय की वो कौन सी हो गई, काराकोरम श्रेणी हो गई। और अगर हम इधर देखें तो शिवालिक श्रेणी हमारा सबसे नीचे, इस शिवालिक श्रेणी को हम बोल देंगे कि शिवालिक सबसे नवीन श्रेणी है। शिवालिक सबसे नवीन श्रेणी है और इसी शिवालिक श्रेणी को कहा जाता था मैनाक पर्वत। प्राचीन समय में इसी शिवालिक श्रेणी को एक नाम दिया गया है, मैनाक पर्वत। सबसे नवीन हो गया शिवालिक श्रेणी और सबसे प्राचीन हो गई काराकोरम श्रेणी। अभी यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा चलो एक बार इसे फटाफट देख लेते हैं क्या पढ़ा अभी तक हमने। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे, फिर आगे चलते हैं। देखो, भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हिमालय, और हिमालय का हमने जो विभाजन किया वो मुख्यतः दो रूप में किया। एक को हमने बोल दिया ट्रांस हिमालय, और या इसी को बोल दिया हमने पार हिमालय, और दूसरा जो बोला हमने वो मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मैंने बताया कि आपकी 4 पर्वत श्रेणियां इसके अंतर्गत आ जाती है। कौन कौन सी 4 पर्वत श्रेणियां आ जाती है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, और इसके बाद हमारी आ जाती है लद्दाख श्रेणी, इसके बाद आ जाती है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के बाद आ जाता है हमारा कैलाश। ये 4 श्रेणियां हमारी आ जाती है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। और अगर हम यहाँ देखें मुख्य हिमालय में तो कौन कौन सी आती है, एक बोलते थे हम महान हिमालय, दूसरा हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय, और तीसरा हम लोग बोल देते हैं शिवालिक। शिवालिक, शिवालिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शिव की भौएं, तो शिवालिक या इसी को बोल दो बाह्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। मुख्य हिमालय के अंतर्गत ये 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं हमारे। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, और इसके अलावा ये 4 श्रेणियां हमारी ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में। यहाँ मुख्य हिमालय में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसके अंतर्गत जो जो पर्वत चोटियाँ आती है, हिमालय वाला जो भौतिक प्रदेश हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक आज और अगला पार्ट इसका मैं कल डाल दूंगा। तो केवल 2 पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे, और 2 पार्ट के बाद इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा जो इससे बाहर पूछा जाता है पेपर में। यहाँ तक मैं क्लियर करवा दूंगा। अब हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कुछ विशेष सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और सिद्धांतों में अगर हम बात करें तो हमें कुछ मेन सिद्धांत समझने हैं। सबसे पहले अगर एक एक करके सिद्धांतों को समझें, क्रम से समझें, तो हमें सबसे पहले समझना है कि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। देखो क्या कहा वैगनर महोदय ने कि महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ या क्या क्या चीज़ें थी, उसे थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। वैगनर महोदय रहने वाले हैं जर्मनी के खगोल शास्त्री, हाँ, अल्फ्रेड वैगनर।
पूरा नाम अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है? अल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा, तो उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत काम की बात बता रहा हूँ। देखो, वैगनर ने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, आज जो हमारे महाद्वीप हैं, अलग अलग महाद्वीप हैं, वो सभी महाद्वीप कभी एक जगह हुआ करते थे। जैसे हमारा आज अलग अलग महाद्वीप, एशिया एक जगह हुआ करता था, यूरोप एक जगह हुआ करता था, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट हमारा, सारे एक जगह हुआ करते थे। धीरे धीरे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, महाद्वीप खिसकते चले गए, दो भू आकृतियाँ बनी, एक को हमने बोला अंगारा लैंड और दूसरे को बोला गोंडवाना लैंड। उनके बीच में एक सागर था जिसे हम लोग टेथिस सागर कहते हैं, और उस टेथिस सागर में वलय पड़ा जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। सिंपल सा सिद्धांत तो ये है, लेकिन समझते हुए चले थोड़ा सा तो देखें अल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी है, ये एक कठोर स्थलाकृति हुआ करती थी, और इस कठोर स्थलाकृति को हम लोग बोलते थे पैंजिया। जहां पर सभी महाद्वीप एक जगह पर हुआ करते थे, इसे बोलते थे पैंजिया। पूरी पृथ्वी हमारी, इसे बोलते थे पैंजिया। और इस पैंजिया के चारों तरफ एक महाद्वीप था, इस पैंजिया के चारों तरफ ऐसे एक महाद्वीप था, और इस महाद्वीप को हम लोग बोल देते थे पैंथालासा। इस महाद्वीप को हम लोग कहते थे पैंथालासा। वैगनर ने क्या कहा कि संपूर्ण पृथ्वी एक कठोर स्थल खंड के रूप में थी, उसे बोलते थे पैंजिया, और इसके चारों ओर एक महासागर का विस्तार हुआ करता था, जिस महासागर को हम लोग कहते थे पैंथालासा। तो पैंजिया और पैंथालासा। अब देखो हुआ क्या, ये जो पैंजिया भू आकृति है, ये पैंजिया भू आकृति हमारी धीरे 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 टूट करके दो भागों में बट गई, एक भाग उत्तरी भाग और एक भाग दक्षिणी भाग। और ये जो पैंथालासा सागर है, ये इसके बीचों बीच ऐसे फैल गया। देखो, इसका पैंजिया का विभाजन हुआ, और इसी पैंजिया के उत्तरी भाग को हम लोग बोल देते हैं अंगारा लैंड, और इसी पैंजिया के दक्षिणी भाग को हम लोग कह देते हैं गोंडवाना लैंड। या फिर इसी अंगारा लैंड को हम लोग बोलते हैं लॉरेशिया। लॉरेशिया या अंगारा लैंड इसी को बोलते हैं। इसके बीच में मैंने जो ये सागर बताया, इस सागर का नाम दिया गया है टेथिस सागर। टेथिस सागर, जिसे हम लोग पैंथालासा कहते थे, ये पैंथालासा सागर इसके बीचों बीच फैल गया, जिसे हमने बोला टेथिस सागर। अब वैगनर महोदय ने कहा कि देखो भाई, पहली चीज़ तो तुम्हें यह समझनी है कि अंगारा लैंड या लॉरेशिया में कौन कौन से आज के हमारे कॉन्टिनेंट आते थे, और गोंडवाना लैंड में हमारे कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। ये चीज़ों को तुम्हें समझना है। अगर हम बात करें अंगारा लैंड की, तो अंगारा लैंड में हमारा एक तो आ जाता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। दूसरा इसमें जो आ जाता है हमारा, वो आ जाता है यूरोप। उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, और यूरेशिया जिसे हम बोलते हैं, संपूर्ण एशिया नहीं, ध्यान रखोगे कि संपूर्ण एशिया इसके अंतर्गत नहीं आता था। एशिया का उत्तरी भाग, एशिया का उत्तरी भाग, यानी यहाँ लिखोगे उत्तरी एशिया, जिसे हम लोग यूरेशिया भी कहते हैं, एशिया और यूरोप का मध्यवर्ती भाग। और ध्यान रखना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ग्रीनलैंड इसी के अंतर्गत आता था, ग्रीनलैंड इसी के अंतर्गत आता था, अंगारा लैंड के अंतर्गत। और अगर हम अब बात करें कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आते थे, तो गोंडवाना लैंड में एक आता था हमारा दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका और दक्षिणी एशिया। और दक्षिणी एशिया में ध्यान आपको ये रखना है, दक्षिणी एशिया यानी कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा, दक्षिणी एशिया यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा।
और एक इसके अंतर्गत आ जाता था आपका ऑस्ट्रेलिया, और एक इसके अंतर्गत आ जाता था अंटार्कटिका। तो वैगनर महोदय ने ये अपना सिद्धांत दिया, और वैगनर का ये सिद्धांत कहा गया हमारा वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। वैगनर महोदय के इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि वैगनर महोदय ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया। वैगनर ने क्या कहा? अल्फ्रेड वैगनर जर्मनी के खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक कठोर स्थलाकृति के रूप में हुआ करती थी। इस कठोर स्थलाकृति को हम लोग पेंजिया कहते थे। इस पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर का विस्तार था, और उस महासागर को हम लोग पैंथालासा कहते थे। धीरे धीरे ये जो हमारी पेंजिया भूआकृति है, जहाँ सभी महाद्वीप एक जगह हुआ करते थे, इस पेंजिया का विभाजन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो हमारा पैंथालासा सागर हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया टेथिस सागर। अभी इतना ही बात को समझना केवल। तो यहाँ तक की बात। अब आपके पास ध्यान रखना कि क्या है आगे। उत्तरी अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, एशिया हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, ठीक है। ये हमारे आ जाते हैं अंगारा लैंड या लॉरेशिया के अंतर्गत, और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आ जाता हमारा टेथिस सागर हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, दक्षिणी एशिया प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अंटार्कटिका हो गया। ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। आगे हम लोगों को सिद्धांत ध्यान में रखने हैं हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें यहाँ तक। अब हमारे पास हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत बहुत ज़्यादा समझने इम्पोर्टेंट है हमें, ताकि आपको पृष्ठभूमि समझ में आए। इस वजह से मैंने ये दो सिद्धांत बता दिए। अब हमारे पास एक आ जाता है कोबर का सिद्धांत, और दूसरा आ जाता है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो अब हमें हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांतों को समझना है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में हमें मुख्यतः दो सिद्धांतों को समझना है। वो दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो एक है हमारे पास कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा है हमारे पास हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। कोबर महोदय ने क्या कहा? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या है? भूसन्नति किसे कहते हैं? हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर गौर करने वाली चीज। भूसन्नति एक ऐसा महासागर हो गया, जैसे छिछला महासागर जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें उतना जल नहीं होता है, वेटलैंड टाइप की भूमि आप लोग मान सकते हो, जिसे हम लोग भूसन्नति कहते हैं। जैसे भूसन्नति वाला क्षेत्र जो होता है ये महासागर ही था, लेकिन इस महासागर में इतनी जल क्षमता नहीं थी। छिछला महासागर हम इसे कह सकते हैं। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पहले हम लोग समझते हैं। कोबर ने क्या कहा? कोबर ने कहा कि जो अंगारा लैंड है, अब आप लोग जानते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अभी हमने पढ़ा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। आप लोग जानते हैं कि उत्तर वाला जो हिस्सा है पेंजिया का, उसे बोलते थे अंगारा लैंड। ये हो गया आपका अंगारा लैंड। और दक्षिण वाला जो हिस्सा है इसे बोलते थे गोंडवाना लैंड। या अंगारा लैंड को ही लॉरेशिया कह दो। ये बीच का हिस्सा, इसे हमने वहाँ क्या कहा था?
इस बीच के हिस्से को हमने वहाँ कहा था कि ये जो इन दोनों के बीच का मध्यवर्ती हिस्सा है इसे बोलते थे टेथिस सागर। लेकिन कोबर महोदय ने कहा ये सागर नहीं, एक भूसन्नति है। और हुआ क्या कोबर महोदय के अनुसार, तो हम अब बात को समझते हुए चलते हैं। कोबर महोदय ने कहा कि अंगारा लैंड की जितनी नदियां थी, देखो अंगारा लैंड क्या कह रहे हैं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या है, तो बात को समझना ढंग से। देखो कोबर कह रहा है कि अंगारा लैंड की जितनी नदियां थी उन्होंने जल गिराना शुरू कर दिया इस भूसन्नति में। ठीक, इधर गोंडवाना लैंड की नदियों ने भी जल गिराना शुरू कर दिया इस भूसन्नति में। यहाँ नदियाँ जब जल गिराएगी, नदियाँ जब जल गिराती हैं तो जलोढ़ मृदा अपने साथ लेकर के आती है। जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, खादर बांगर जिसे हम लोग पढ़ते हैं। अब नदियाँ यहाँ अपने साथ अवसाद लेकर के आए और अवसादों को जमा कर दे इस भूसन्नति में। नदियाँ, अंगारा लैंड की नदियाँ उतरी और इस भूसन्नति में अपने साथ अवसादों को जमा कर दे। नदियाँ उतरे यहाँ और इस भूसन्नति में बहुत सारे अवसाद जमा कर दे, यहाँ इस भूसन्नति में अवसाद जमा कर दे। धीरे धीरे अवसादों के जमा होने से परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत चढ़ती रही और उससे एक स्थलखंड की आकृति हमारे पास यहाँ पर बन गई। देखो अवसाद लेकर के आएंगी नदियाँ, अंगारा लैंड की नदियाँ भी यहाँ इस भूसन्नति में जल गिरा रही हैं, गोंडवाना लैंड की नदियाँ भी गिरा रही हैं। इस भूसन्नति में जल गिराने से यहाँ पर इनके बीच में वलय पड़ा और वलय से हिमालय की उत्पत्ति हुई। देखो इतना सिंपल नहीं है, बात को समझना। ये मान लो हमारे पास अंगारा लैंड और ये मान लो हमारे पास गोंडवाना लैंड, इनके बीच में मैंने आपको बताया ये भूसन्नति। अब इन दोनों ने आपस में अभिसारी गति की, अभिसारी गति एक दूसरे के समीप आए, अभिसारी गति की और अभिसारी गति करने की वजह से जब ये समीप आए, यहाँ पर क्या था, अवसाद था। अब जब दोनों भूमियाँ स्थल में समांतर आएंगी तो ये अवसाद ऊपर उठेगा। इस अवसाद के ऊपर उठने से यहाँ एक पर्वत श्रेणी बनी, बस इसी पर्वत श्रेणी को हम लोग कहते हैं हिमालय। ये है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों आपस में अभिसारी गति की, अभिसारी गति करने से दोनों पास पास आए और इनके बीच में जो अवसाद था, अवसादों से एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिस पर्वत को हम लोग बोलते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कहते हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत अवशेष है टेथिस सागर का, किसके अनुसार, कोबर के अनुसार। कोबर के अनुसार और ध्यान रखना कि थार का मरुस्थल जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी टेथिस सागर का ही अवशेष माना जाता है, ठीक है। तो वो अगला जब हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल तो वहाँ पर बता दी जाएंगी क्या क्या विशेषताएं। ये तो हुआ कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इतनी बात सबके समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। देख क्या ना कौन है, देखो